नमस्कार दोस्तों, हमारे इस चैनल एलविस एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले अगर हम बात करें तो हम लोग ज्योग्राफी को पढ़ रहे थे और ज्योग्राफी का पहला चैप्टर जो है एटमॉस्फेयर, वायुमंडल के बारे में हम पढ़ रहे थे। वायुमंडल के बारे में बेसिक चीज़ों को हमने पढ़ लिया था और वायुमंडल की डिस्कशन हमें करनी थी। इसके साथ ही अर्थ की सेकंड स्टेज को पढ़ना था कि अर्थ किस प्रकार जो पृथ्वी है वो कैसे कैसे ठंडी होती है और पृथ्वी पर जो महासागर आए वो कैसे आए, पृथ्वी पर जो जल की मात्रा आई वो सारी चीज़ें कहाँ से आई। तो उन्हीं चीज़ों को आज हम आगे बढ़ाएंगे और डिस्कशन करेंगे। लेकिन डिस्कशन करने से पहले हम लोग पृथ्वी की स्टेज फर्स्ट को डिस्कस करेंगे। क्या डिस्कस करेंगे? स्टेज फर्स्ट। देखो स्टेज फर्स्ट में क्या हुआ। स्टेज फर्स्ट में पृथ्वी सबसे पहले कैसी थी? मैंने आपको बताया कि पृथ्वी कैसी थी। पृथ्वी फायरवॉल की तरह थी, मतलब अग्नि का गोला थी, आग का पिंड थी पृथ्वी। पृथ्वी कैसी थी? अग्निपिंड की तरह थी। ठीक है। इसका टेम्परेचर कैसा था? जाहिर सी बात है, अगर अग्निपिंड होगी तो इसका टेम्परेचर कैसा होगा? बहुत ही ज्यादा होगा। ठीक। पृथ्वी बाद में क्या होती है? कूलिंग स्टार्ट होती है, कूलिंग ऑफ अर्थ स्टार्टेड। ठीक है, पृथ्वी की कूलिंग होना शुरू हो गई। पृथ्वी कैसा होना शुरू हो गई? कूल होना शुरू हो गई। और जब पृथ्वी ठंडी होगी तो इसकी जो आउटर लेयर है, पृथ्वी की आउटर लेयर, ये कैसी हो जाएगी? हार्ड हो जाएगी। ठीक, पृथ्वी की आउटर लेयर कैसी हो जाएगी? हार्ड हो जाएगी। और जब पृथ्वी की आउटर लेयर हार्ड हुई तो इसी को हम लोगों ने क्या कहा? कोर कहा। ठीक है, कोर या सरफेस ऑफ अर्थ। क्या कह सकते हैं? सरफेस ऑफ अर्थ। ठीक है, इसे क्या कहा गया? सरफेस ऑफ अर्थ। ये चीजें इससे पहले के वीडियो में हमने बता दी थी, लेकिन पहले हम इनका रिवीजन करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है। साथ ही यहाँ देखिएगा, अगर ये भी हमने बताया कि अगर ये पृथ्वी है, ये क्या है? पृथ्वी है, और ये इसकी बाहरी परत है। ये क्या है? बाहरी परत है। अब अगर पृथ्वी की कूलिंग स्टार्ट हुई है तो इसकी जो बाहरी परत है वो ठंडी होगी और कठोर हो जाएगी। इसे हम लोग किस नाम से जानेंगे? कोर नाम से जानेंगे। किस नाम से? कोर नाम से। और इसके साथ ही देखो, अगर पृथ्वी ठंडी हो रही है तो बाहर का पार्ट ठंडा हो रहा है, और पृथ्वी के अंदर क्या है? इसके अंदर एनर्जी है। ठीक है, एनर्जी है। क्या है? एनर्जी है, और कई सारे सब्सटेंसेस हैं इसके अंदर। ठीक है, तो ये तो अंदर के पार्ट अभी गर्म ही है ना, ये पूरा उबलते अवस्था में है। अब ये जो अंदर के भाग हैं इनका प्रेशर ज्यादा होगा और ये क्या करेंगे? बाहर निकलने का प्रयास करेंगे। क्या करेंगे? बाहर निकलने का प्रयास करेंगे। तो पृथ्वी के अंदर के जितने सब्सटेंसेस हैं वो बाहर निकलेंगे और बाहर निकलने का प्रयास करेंगे, और उसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे? वॉल्कनिज्म कहेंगे। क्या कहेंगे? वॉल्कनिज्म कहेंगे। तो हम देखते हैं कि सब्सटेंसेस ऑफ इनर पार्ट इमिटेड विद एक्सपोजन, कि जो पृथ्वी के अंदर के पदार्थ थे वो विस्फोट के साथ बाहर आए, और इसी प्रक्रिया को हम लोगों ने क्या कहा? वॉल्कनिज्म कहा या ज्वालामुखी प्रक्रिया कहा। तो आगे हम लोग देखेंगे कि स्टेज 2 में क्या हुआ। स्टेज फर्स्ट के बारे में हमने बता दिया कि स्टेज फर्स्ट में क्या हुआ? पृथ्वी की कूलिंग स्टार्ट हुई और जो पृथ्वी की बाहरी लेयर थी, कोर, उसका निर्माण हुआ। किसका निर्माण हुआ? कोर का निर्माण हुआ। ठीक, अब हम लोग देखेंगे स्टेज सेकंड। क्या देखेंगे? स्टेज सेकंड। स्टेज सेकंड में क्या होता है? ठीक, सब्सटेंसेस ऑफ इनर पार्ट, सब्सटेंसेस ऑफ इनर पार्ट इमिटेड विद एक्सपोजन, कि पृथ्वी के अंदर के जो सारे पदार्थ थे वो विस्फोट के द्वारा बाहर आते हैं। पृथ्वी के, हिंदी में नोट कीजिएगा, पृथ्वी के आंतरिक भाग के पदार्थ, पृथ्वी के आंतरिक भाग के पदार्थ विस्फोट से बाहर आए। किसके द्वारा? विस्फोट के द्वारा बाहर आए। पृथ्वी के जो आंतरिक भाग के पदार्थ थे वो कैसे बाहर आए? विस्फोट हुआ, और विस्फोट के द्वारा क्या हुआ? बाहर आ गए। अब देखो, अगर हम इसे मानते हैं पृथ्वी, ये क्या है? पृथ्वी है। ध्यान से समझिएगा, ये पृथ्वी नहीं, मैं पृथ्वी बना रहा हूं, लेकिन इसके साथ कुछ और चीजें भी ऐड करनी। जैसे ये क्या हो गया? पृथ्वी हो गई। पृथ्वी के अंदर क्या है? इसके अंदर पूरा एनर्जी फॉर्म है। ठीक है, बहुत ही हार्ड गैसेस हैं। क्या है? हार्ड गैसेस हैं। ये बाहर आने का प्रयास करेंगी तो किसी ना किसी सोर्स से ही बाहर आएंगी ना। ये सोर्स कहाँ बनेंगे? पृथ्वी की सतह पर बनेंगे, सरफेस पर बनेंगे। ठीक है, और जो ये सोर्सेस बनेंगे जिनसे हो करके पृथ्वी के अंदर से जो गर्म और तप्त गैसें हैं, राख है, मैग्मा है, ये सारी चीजें बाहर आएंगी। इसी को हम लोग क्या कहेंगे? इन सोर्सेस को क्रेटर कहेंगे। क्या कहेंगे? क्रेटर।
इन्हें किस नाम से जानेंगे? क्रेटर। इसे क्या कहेंगे? क्रेटर कहेंगे। ठीक, तो ये चीजें अब देखो, ये जो प्रक्रिया है एक्सपोजन की प्रक्रिया, जिसमें सब्सटेंसेस ऑफ इनर पार्ट इमिटेड विद एक्सपोजन, इसे हम लोग क्या कहेंगे? वॉल्केनिज्म कहेंगे। क्या कहेंगे? वॉल्केनिज्म। अब देखो, वॉल्केनिज्म की प्रक्रिया में पृथ्वी के अंदर के जितने सब्सटेंसेस थे वो विस्फोट के द्वारा बाहर आए, और साथ ही जिस स्थान से ये बाहर निकल के आए उस स्थान को हम लोगों ने क्या कहा? क्रेटर कहा। ठीक है, और इस प्रक्रिया में कौन कौन सी चीजें निकलकर बाहर आई? सबसे पहले तो इसमें क्या था? वाटर वेपर, जो कि सबसे अधिक मात्रा में था। क्या था? वाटर वेपर। ठीक है, उसके बाद क्या था? CO2 गैस थी और H2S। ठीक है, तो ये गैसेस थी जो पृथ्वी के अंदर से निकल करके बाहर आई, और पृथ्वी का जो टेम्परेचर था, टेम्परेचर ऑफ अर्थ स्टार्टिंग डिक्रीज। अब देखो, पृथ्वी के अंदर की जो गर्मी है वो बाहर निकल रही, तो जाहिर सी बात है जो सराउंडिंग टेम्परेचर है वो क्या होगा? धीरे धीरे कम होना शुरू होगा, और पृथ्वी के आंतरिक भाग का भी टेम्परेचर कम होगा। इसके साथ ही अगर ये गैसें निकल करके बाहर आ रही हैं, जैसे ये पृथ्वी है, ठीक है, ये पार्ट, ये वो सोर्सेस हैं जहां से निकल करके गैसेस बाहर आ रही हैं। ठीक है, इसमें कई प्रकार की गैसेस आ रही हैं, जिसमें वाटर वेपर है, CO2 है, H2S है। ठीक, और ये गैसेस पृथ्वी के चारों तरफ ही रहेंगी। क्या रहेंगी? पृथ्वी के चारों तरफ ही रहेंगी। क्यों? ड्यू टू द ग्रेविटेशन ऑफ अर्थ, क्योंकि जो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल है वो इन्हें दूर नहीं जाने देगा, और ये पृथ्वी के पास में ही रहेंगी। और इससे होगा क्या कि जो पृथ्वी के सराउंडिंग का टेम्परेचर है, द टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग अर्थ, पृथ्वी के जो बाहरी भाग का टेम्परेचर है वो क्या होगा? डिक्रीज होगा, कम होगा धीरे धीरे। ठीक, और उसी से क्या होगा? फिर आगे चल करके कंडेंसेशन होगा, रेनफॉल स्टार्ट होगी, और क्रेटर में जल भरेगा, जिसके फलस्वरूप किसका निर्माण होगा? महासागरों का निर्माण होगा। तो आगे हम लोग देखते हैं कि पृथ्वी पर देखो, पृथ्वी पर कुछ गैसेस थी जो पहले से अवेलेबल थी, जैसे हाइड्रोजन, ये पहली गैस थी जो पृथ्वी पर अवेलेबल थी, और इसी से किसका निर्माण हुआ? हीलियम का भी निर्माण हुआ। और बाद में क्या हुआ? जब पृथ्वी के अंदर विस्फोट हुआ तो उसमें वाटर वेपर, CO2 और H2S आदि गैसें बाहर आई। तो इसमें क्या होता है? बाद में होता क्या है? वाटर वेपर। ठीक है, ये क्या होता है? ये बाहर आते हैं, ये जो मेजर चीजें हैं। ठीक, वाटर वेपर बाहर आएगा, टेम्परेचर ऑफ अर्थ क्या होगा? कम होगा। देखो, पृथ्वी का जो टेम्परेचर है वो कम होना शुरू होगा। और अगर आपको ये बात पता है ना कि जो ये भाप है, वाष्प है, ठीक है, अगर टेम्परेचर को कम कर दिया जाए तो वाष्प किस में कन्वर्ट हो जाएगा? जल की बूंदों में। और वाष्प का जल की बूंदों में बदलना ही क्या कहलाता है? कंडेंसेशन कहलाता है, या संघनन कहलाता है। ठीक है, तो क्या होगा? फिर संघनन शुरू हो जाएगा, वाष्प का क्या होगा? संघनन शुरू हो जाएगा, और इसी से क्या होगी? रेनफॉल क्या स्टार्ट हो जाएगी? रेनफॉल या वर्षा शुरू हो जाएगी। ठीक है, क्या शुरू होगी? वर्षा। अब ध्यान देने वाली बात है कि ये पृथ्वी हो गई, ठीक है, और मैंने क्रेटर के बारे में बताया था कि ये इसके चारों तरफ क्रेटर हैं, जहां से हो करके जो ये वाटर वेपर है और पृथ्वी के आंतरिक भाग का पदार्थ है वो बाहर आ रहा है। ठीक है, ये ऐसे कई सारे हैं, कि मैंने 4 ही बनाए हैं, लेकिन इसमें कई सारे हैं, पृथ्वी में कई सारे क्रेटर थे। ठीक है, अब देखो, अगर रेनफॉल स्टार्ट होती है, ये वर्षा होती है, तो वर्षा का जल कहाँ भरेगा? क्रेटर में भरेगा। ध्यान देना कि क्रेटर से वाष्प निकल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है, ये सारी चीजें बाहर निकल रही हैं, और साथ ही वर्षा होने पर इन्हीं में जल भी भर रहा है। क्या है? इनमें जल भर रहा है। अच्छा, एक क्रेटर यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है। ठीक है, तो जो क्रेटर है उसमें क्या होगा? क्रेटर में जल भर जाएगा। ठीक है, क्रेटर में क्या होगा? जल भर जाएगा, और इसी से किसका फॉर्मेशन हो जाएगा? ओशियन। इसी से क्या बनेंगे? ओशियन बनेंगे, या महासागर बनेंगे। जब कई क्रेटर एक में मिल जाएंगे और जल की बहुत अधिक मात्रा हो जाएगी तो उनसे किसका निर्माण हो जाएगा? ओशियन का निर्माण हो जाएगा, या महासागर का निर्माण हो जाएगा। ठीक, ये चीजें तो हम लोगों ने पढ़ ली। अब महासागर का निर्माण हो गया, ठीक, तो महासागर का निर्माण हो गया मतलब पृथ्वी पर जल भी अवेलेबल हो गया। ठीक है, और जल के साथ ही सूर्य का तापमान भी है, और जब सूर्य के तापमान में जो ये जल है, जब ये वाष्प बन करके ऊपर जाएगा तो फिर प्रक्रिया स्टार्ट होगी कंडेंसेशन की, संघनन की, और फिर रेनफॉल होगी, और इसी प्रकार पूरी पृथ्वी पर ये महासागर पाए जाएंगे और पृथ्वी पर जल की मात्रा उत्पन्न हो जाएगी। तो ये चीजें क्लियर हैं, ये चीजें हम लोगों ने समझ ली। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि ऑक्सीजन का फॉर्मेशन कैसे हुआ। क्या बात करेंगे? कि ऑक्सीजन का फॉर्मेशन कैसे हुआ, आगे हम लोग देखेंगे। ठीक है, इतना नोट हो गया, इतना नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं।
आगे हम लोग देखेंगे कि पृथ्वी पर ऑक्सीजन कैसे आई। स्टार्टिंग में तो हमने बात की है कि पृथ्वी पर सिर्फ हाइड्रोजन अवेलेबल थी और उससे हीलियम का निर्माण हुआ, और फिर बाद में जब पृथ्वी पर विस्फोट हुआ तो अन्य प्रकार के गैसेस बाहर आई, अन्य प्रकार की गैसेस इमिट हुई, वो भी किसके द्वारा? एक्सपोजन के द्वारा। एक्सपोजन के द्वारा पृथ्वी पर अन्य प्रकार की गैसेस आई। हमने ये भी बताया ना कि CO2 बाहर आ चुकी थी पृथ्वी पर, CO2 आ चुकी थी। अब होगा क्या? द कार्बन ऑफ एटमॉस्फेयर। क्या होगा? कार्बन ऑफ एटमॉस्फेयर, कार्बन ऑफ एटमॉस्फेयर कलेक्ट ऑन रॉक्स। ये जो पूरे वायुमंडल का कार्बन है, नोट करना, वायुमंडल का कार्बन शैलों पर एकत्रित होने लगा, शैलों पर एकत्रित होने लगा। ठीक, जो वायुमंडल का कार्बन था वो कहाँ एकत्रित होने लगा? शैलों पर एकत्रित होने लगा। ठीक है, अब ध्यान से समझना, ये जो कार्बन है ये कहाँ होगा? रॉक्स में होगा, और जाहिर सी बात है रॉक्स भी कहीं ना कहीं ओशियन से मिलेंगी। किससे मिलेंगी? ओशियन से। अब देखना इसमें क्या हो गया, देखो एक तो CO2 हो गया, ठीक, इसके अलावा नाइट्रोजन, जो ऑक्सीजन के निर्माण में सहायक गैसेस थी, क्या था? नाइट्रोजन, ठीक, पोटेशियम, और इसके साथ ही फास्फोरस। क्या है? फास्फोरस गैस है। इसके साथ क्या है? फास्फोरस। और इसके साथ ही कौन सी गैस है? फास्फोरस गैस। ये सब मिलकर के किसका निर्माण करेंगे? केंद्रक का निर्माण करेंगे, न्यूक्लियस का। किसका निर्माण करेंगे? न्यूक्लियस का निर्माण करेंगे। हालांकि ये विषय तो अभी विचाराधीन है, क्योंकि न्यूक्लियस का निर्माण कैसे हुआ इस बारे में कोई प्रमाणिक तथ्य नहीं अवेलेबल है, इसीलिए ये जो बात है ये क्या है? विचाराधीन है। ठीक, अब देखो ये न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होगा, और फिर इसी का बाद में क्या होगा? सेल डिवीजन होगा, कोशिका विभाजन होगा। क्या होगा? कोशिका विभाजन होगा, और इसी का क्या होगा? कोशिका विभाजन होगा। और कोशिका विभाजन के उपरांत इसी से एक प्रकार की वनस्पति बनेगी, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? ब्लू ग्रीन एल्गी। क्या कहेंगे? ब्लू ग्रीन एल्गी। इसे हम लोग क्या कहेंगे? ब्लू ग्रीन एल्गी। और ये फिर ये क्या करेगी? जो ब्लू ग्रीन एल्गी है इसका फॉर्मेशन हो गया। सबसे पहले देखो ओशियन के साथ क्या मिला? जल के साथ CO2 मिली, नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस, ये चीजें मिलती हैं ओशियन के साथ, और इससे निर्माण होता है न्यूक्लियस का। और न्यूक्लियस का होता है कोशिका विभाजन, और कोशिका विभाजन के फलस्वरूप क्या बनती है? ब्लू ग्रीन एल्गी बनती है। क्या बनती है? ब्लू ग्रीन एल्गी बनती है। ठीक, अब ये जो ब्लू ग्रीन एल्गी है ये क्या करेगी? ये स्टार्ट करेगी प्रकाश संश्लेषण। क्या स्टार्ट करेगी? प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस। ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गी का प्रकाश संश्लेषण होगा, और प्रकाश संश्लेषण करते वक्त ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस अब्जॉर्ब करेगी और ऑक्सीजन गैस बाहर निकालेगी, और इस प्रकार पृथ्वी पर आ जाएगी ऑक्सीजन। ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गी क्या करेगी? ध्यान देना, ये जो ब्लू ग्रीन एल्गी है क्या है? ब्लू ग्रीन एल्गी। इसमें होगा क्या? ये क्या करेगी? फोटोसिंथेसिस। क्या करेगी? फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस के फलस्वरूप क्या निकलेगी? ऑक्सीजन। अब देखो इस प्रकार आ जाती है पृथ्वी पर ऑक्सीजन। तो ये तो रहा हमारा ऑक्सीजन का निर्माण कि किस प्रकार ऑक्सीजन आई। ठीक है, अब हम इसके बाद बात करेंगे कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर की। इतनी चीजें हम लोगों ने समझ ली। अब आगे हम बात करेंगे कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो आगे हम लोग बात करेंगे कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। अब ये चीजें हमको पता चल गई कि पृथ्वी पर ऑक्सीजन किस प्रकार से आई, ये पता हो गया ना, कि जो ब्लू ग्रीन एल्गी था इसने फोटोसिंथेसिस किया और उसके फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकली। अब आपके दिमाग में ये भी वर्ड आ रहा होगा ना कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है? फोटोसिंथेसिस, ठीक, जिसे हिंदी में हम लोग कह सकते हैं प्रकाश संश्लेषण। क्या? प्रकाश संश्लेषण।
अब ध्यान से समझना, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पौधों द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। ठीक है, तो ये चीजें क्लियर हैं। आगे अब हम बात करेंगे कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। क्या बात करेंगे? कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। आगे हम लोग बात करेंगे कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। अब देखो, इन चीज़ों को डिस्कस करने के साथ ही हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे कि जो ये हमारा एटमॉस्फेयर बना हुआ है, ये जो पृथ्वी के चारों तरफ एटमॉस्फेयर है, इसमें कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं और इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ है। तो इसमें जो सबसे अधिक मात्रा होती है वो किसकी होती है? वाटर वेपर की। किसकी मात्रा होती है? वाटर वेपर। ठीक, इसके अलावा क्या है? अदर गैसेस भी हैं। ठीक है, कई सारे गैसेस पाई जाती हैं और डस्ट पाई जाती है। ठीक है, डस्ट पार्टिकल्स पाए जाते हैं। वाटर वेपर मीन्स वाष्प। ठीक, गैसेस मीन्स सारी गैसेस पाई जाती हैं, जिसमें क्या है आपको पता होगा, नाइट्रोजन जो कि सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है, उसके बाद ऑक्सीजन, और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, साथ ही अन्य गैसें भी पाई जाती हैं। साथ ही अन्य गैसें भी पाई जाती हैं। ठीक है, तो ये तो हमारी हो गई गैसेस, ये हो गई डस्ट, और ये हो गया वाटर वेपर। तो हमारे एटमॉस्फेयर में ये सारी चीजें पाई जाती हैं। सबसे पहले हम लोग किसे लेते हैं? गैसेस को लेते हैं। पहले किसे लेंगे? गैसेस को लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम लोग बढ़ेंगे। सबसे पहले यहाँ नोट करते हैं, हेडिंग डालिएगा गैसेस, हेडिंग डालिएगा गैसेस। ठीक है, गैसेस में जो पहली हेडिंग होगी नाइट्रोजन। क्या होगी? नाइट्रोजन। अब देखो, नाइट्रोजन को लेकर के कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता है कि पृथ्वी पर जो सबसे अधिक मात्रा है वो किस गैस की पाई जाती है? नाइट्रोजन गैस की पाई जाती है। किस गैस की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है? पृथ्वी पर नाइट्रोजन गैस की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है। और इसके बाद किसकी मात्रा होती है? ऑक्सीजन की मात्रा पृथ्वी पर पाई जाती है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इसका जो अमाउंट है वो कितना है? अमाउंट 78.1%। कई लोग ये मिस्टेक कर जाते हैं अमाउंट में कि ऑक्सीजन का अमाउंट कितना बताते हैं? ऑक्सीजन का अमाउंट कितना बताएंगे? 21%, और इसका अमाउंट होता है एक्चुअल में 20.9%। कितना होता है? 20.9%। जो 0.1% है वो कहाँ जाता है? नाइट्रोजन में आ जाता है, और नाइट्रोजन का अमाउंट कितना हो जाता है? 78.1% हो जाता है। कितना हो जाता है? 78.1%। तो अगर एग्जाम में प्रश्न आता है कि ऑक्सीजन का अमाउंट हमारे एटमॉस्फेयर में कितना है, 21% है या 20.9% है, तो आप टिक करेंगे 20.9% को टिक करना है। किसे टिक करना है? 20.9% को टिक करना है। आगे नाइट्रोजन को लेकर के कुछ चीजों को हम नोट करेंगे कि ये क्या है, ये सबसे अधिक पाई जाती है। क्या है? ये सबसे अधिक पाई जाती है, सबसे अधिक पाई जाती है। ठीक, सबसे अधिक पाई जाती है। अच्छा, रिस्पायरेशन के बारे में आप लोगों ने सुना ही होगा, श्वसन, कि जब हम लोग सांस लेते हैं तो जाहिर सी बात है, अगर वायुमंडल में हमारे, ठीक है, नॉर्मली जो गैसेस पाई जाती हैं उसमें है नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है और ऑक्सीजन है। तो जब हम लोग इनहेल करते हैं, मीन्स लाइक दिस, हवा को खींचते हैं, तो इसके साथ ही नाइट्रोजन भी हमारे अंदर जाती है, ऑक्सीजन भी जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी जाती है, लेकिन बाहर क्या निकलती है? नाइट्रोजन निकलती है, ऑक्सीजन भी बाहर निकलती है और कार्बन डाइऑक्साइड भी बाहर निकलती है। लेकिन हम लोग करते क्या है कि ऑक्सीजन की जो मात्रा है, काफ़ी मात्रा हम यूटिलाइज कर लेते हैं, वो हमारे बॉडी में मिल जाती है, फूड का ऑक्सीडेशन करती है और जिससे हमें एनर्जी मिलती है। ठीक, लेकिन जो कार्बन डाइऑक्साइड परसेंट है वो लगभग 100 गुना बाहर, ज़्यादा बाहर निकलती है, क्योंकि हमारे अंदर की जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड है वो सब क्या होती है? बाहर निकल आती है। ठीक, आगे हम बात करेंगे, देखेंगे नॉट पार्टिसिपेट इन रेस्पायरेशन। नोट करेंगे नॉट पार्टिसिपेट इन रेस्पायरेशन। ये हमारे श्वसन में सहायक नहीं होती है। ये क्या है? ये हमारे श्वसन में सहायक
नहीं होती है। इसको लेकर के एक चीज और है, जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ, सामने ब्लोअर चल रहा है, तो उससे जो गर्म हवा आ रही है वो मैं कैसे महसूस कर पा रहा हूँ, ठीक है, वो कैसे महसूस कर रहा हूँ, ड्यू टू द एयर प्रेशर। अगर हवा का प्रेशर नहीं होता तो हवा चलती आपको फील नहीं होता। तो ये चीज हम लोग कैसे महसूस कर पाते हैं, ये चीज महसूस कर पाते हैं बिकॉज ऑफ नाइट्रोजन, क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन की मात्रा अवेलेबल है, और नाइट्रोजन की मात्रा अवेलेबल होने के कारण हम लोग एयर प्रेशर को फील कर पाते हैं। तो यहाँ क्या नोट करेंगे, एयर प्रेशर फील। एयर प्रेशर किसकी वजह से फील करते हैं, नाइट्रोजन की वजह से। तो ये हमारे कुछ पॉइंट्स हो गए, तीनों पॉइंट्स हो गए। पहला पॉइंट सबसे अधिक पाई जाती है ये, ठीक है। दूसरा पॉइंट नॉट पार्टिसिपेट इन रिस्पायरेशन, रिस्पायरेशन में पार्टिसिपेट नहीं करती है, ठीक। और इसी की वजह से क्या है, हम लोग वायु दाब को फील कर पाते हैं या वायु दाब को महसूस कर पाते हैं। हिंदी में भी लिखिएगा, वायु दाब महसूस करते हैं। क्या है, वायु दाब महसूस कर पाते हैं इसी की वजह से, नाइट्रोजन की वजह से, ठीक है। इसके अलावा अब एक चीज आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जब हम लोग सांस लेते हैं तो फिर कौन सी गैस को अंदर लेते हैं और कितनी मात्रा अंदर लेते हैं और कितनी मात्रा बाहर निकालते हैं। तो हम लोग जो नाइट्रोजन की मात्रा है, नाइट्रोजन की कितनी मात्रा इनहेल करेंगे, अंदर लेंगे 78.1%, और ऑक्सीजन की कितनी मात्रा लेंगे 20.9%, कार्बन डाइऑक्साइड की 0.03%। तो यहाँ इधर नोट कीजिएगा, साइड में इरेज कर दें इसे, ठीक है, इसे इरेज कर दिया जाता है। बाकी आप इसे नोट कीजिएगा, ठीक है। ये थोड़ा सा अलग टॉपिक है, इसे भी नोट करते हुए चलिए। अगर एग्जाम में प्रश्न आ जाता है तो जाहिर सी बात है आप सॉल्व कर पाएंगे, चीजों को ठीक ढंग से समझ पाएंगे। जब हम सांस अपने अंदर की तरफ खींचते हैं, व्हेन वी इनहेल, ठीक है, जब हम इनहेल करते हैं, सांस को अंदर की तरफ खींचते हैं, तो कितनी परसेंट होती है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन कितनी परसेंट होगी, 78.1%। नाइट्रोजन कितनी है, 78.1%, एंड ऑक्सीजन 20.9%, एंड CO2 कार्बन डाइऑक्साइड कितनी है, 0.03%। अब जब हमने हवा को अंदर अपने लिया, ठीक है, जब हम वायु को अंदर खींचते हैं तो इतनी मात्रा ग्रहण करते हैं, कितनी मात्रा ग्रहण करते हैं, इतनी। और सांस लेने के बाद हमारे अंदर जब जाती है तो ऑक्सीजन की काफी मात्रा हम यूज करते हैं, ये फूड का ऑक्सीडेशन करती है और उससे हमें एनर्जी मिलती है। तो बाहर कितनी निकलती है, 78.1% नाइट्रोजन, ये पूरी की पूरी बाहर आ जाती है। इट मींस नॉट पार्टिसिपेट इन रिस्पायरेशन, नॉट पार्टिसिपेट इन रिस्पायरेशन। इसका मतलब क्या है कि ये रिस्पायरेशन में पार्टिसिपेट नहीं करती है। जो ऑक्सीजन है इसकी कितनी मात्रा निकलती है, 16.1%। इसकी काफी ज्यादा मात्रा यूज हो जाती है हमारे अंदर, और कार्बन डाइऑक्साइड लगभग 3 से 4%। अब देखो सबसे अधिक मात्रा किसकी बाहर आई, कार्बन डाइऑक्साइड की, ऑक्सीजन की मात्रा कुछ अवशोषित हो गई। तो ये तो है, ये इतना बाहर निकलता है और ये इतना हम लोग इनहेल करते हैं, इतनी गैसेस अंदर लेते हैं। इन्हें डिस्कस कर लिया हम लोगों ने। आगे हम किसकी बात करेंगे, जो पहली गैस थी नाइट्रोजन, उसकी बात हम लोगों ने कर ली। आगे हम लोग बात करेंगे ऑक्सीजन की, किसकी बात करेंगे, ऑक्सीजन की बात करेंगे, ठीक है, कि ऑक्सीजन की महत्वपूर्ण भूमिका क्या है, ऑक्सीजन कितना, ऑक्सीजन का अमाउंट कितना है हमारे पृथ्वी पर, ठीक। और इसके साथ ही बात करेंगे आर्गन की और कार्बन डाइऑक्साइड की। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ देखते हैं ऑक्सीजन, नोट कीजिएगा, हेडिंग डालिए ऑक्सीजन। इसका अमाउंट कितना है पृथ्वी पर, अमाउंट के बारे में मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया कि इसका अमाउंट कितना है, 20.9% है। अमाउंट कितना है, 20.9% है, ठीक है। पार्टिसिपेट इन रिस्पायरेशन, क्या है, पार्टिसिपेट इन रिस्पायरेशन, रिस्पायरेशन में ये पार्टिसिपेट करती है। और इसके अलावा इसे लाइफ गैस भी कहते हैं। थिंक अबाउट इट, अगर ये ऑक्सीजन गैस नहीं होती तो क्या हम सांस लेते, उसमें ऑक्सीजन गैस होती, नहीं होती। और अगर ऑक्सीजन गैस नहीं होती तो फिर फूड का ऑक्सीडेशन कैसे होता, अगर ऑक्सीडेशन नहीं होता तो हमें एनर्जी नहीं मिलती, एनर्जी नहीं मिलती तो हम नहीं होते। तो इसीलिए जो ऑक्सीजन गैस है इसे हम लोग क्या कहते हैं, लाइफ गैस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, लाइफ गैस भी कहते हैं। इसके अलावा जलने में सहायक, अगर कोई चीज जलती है तो वो क्यों जलती है, ड्यू टू ऑक्सीजन।
और हाँ, नाइट्रोजन का एक काम और होता है कि वो आग को जलने से रोकती है, इसीलिए नाइट्रोजन का प्रयोग किया जाता है। आग को बुझाने के लिए भी नाइट्रोजन का प्रयोग किया जाता है। ठीक, इतनी चीजें ऑक्सीजन के बारे में नोट हो गई। ऑक्सीजन के बारे में इतनी चीजें नोट हो गई। आगे हम लोग बात करेंगे आर्गन की। किसकी बात करेंगे? आर्गन की बात करेंगे। आगे हम लोग बात करेंगे आर्गन की। आर्गन कितनी पाई जाती है? 0.94%। कितनी पाई जाती है? 0.94%। इसको लेकर के इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये एक अक्रिय गैस है। अक्रिय गैस। अक्रिय गैस का मतलब हो गया कि ये किसी भी गैस या सब्सटेंस के साथ कोई भी क्रिया नहीं देती है। इट डिड नॉट रिएक्ट विद द एनी गैसेस और सब्सटेंस। ये किसी भी सब्सटेंस या गैस के साथ रिएक्ट नहीं करेगी, इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं? अक्रिय गैस के नाम से जानते हैं। इसीलिए हम लोग इसे क्या कहते हैं? अक्रिय गैस कहते हैं। ठीक, आगे हम लोग किसकी बात करेंगे? CO2 की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड की बात करेंगे। तो इसका अमाउंट कितना है? 0.03%। इसका अमाउंट कितना है? 0.03% है अमाउंट इसका। ठीक है, CO2 का। इसके बारे में इंपॉर्टेंट चीजें ये हैं कि ये किसमें पार्टिसिपेट करती है? पार्टिसिपेट इन फोटोसिंथेसिस। पार्टिसिपेट इन फोटोसिंथेसिस। जैसे हम लोग सांस लेते हैं तो उसमें कौन सी गैस सहायता करती है? ऑक्सीजन। ऐसे ही जब पौधे अपना भोजन बनाते हैं तो उसमें कौन सी गैस मदद करती है? CO2। कौन सी गैस मदद करती है? CO2। और इसे हम लोग ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रीन हाउस गैस। CO2 को हम लोग किस नाम से जानते हैं? ग्रीन हाउस गैस से भी नाम जानते हैं। ग्रीन हाउस गैस क्या है? ग्रीन हाउस गैस। और ग्रीन हाउस गैस की वजह से क्या होता है? ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग मतलब वैश्विक तापन। क्या हो गया? वैश्विक तापन। अब आप लोगों के दिमाग में ये दो प्रश्न आ रहे होंगे कि ये जो ग्रीन हाउस गैस है ये क्या होती है और ये वैश्विक तापन क्या होता है। ये दो चीजें, ठीक है। तो आगे हम इन दो चीजों को डिस्कस करेंगे। इन दो चीजों को डिस्कस करने के साथ साथ हमारे कुछ और डाउट्स भी क्लियर होंगे। जैसे आपको पता होगा कि जो सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह है वो क्या है? बुध है। और जो सबसे गर्म ग्रह है वो शुक्र है। ठीक है, तो बुध सबसे नजदीक होने के बावजूद सबसे गर्म ग्रह क्यों नहीं है? क्योंकि सूर्य की सबसे ज्यादा एनर्जी किस पर पड़ रही है? बुध पर पड़ रही है। मतलब सोलर रेडिएशन की सबसे अधिक मात्रा किस पर पड़ेगी? बुध पर। और सबसे गर्म कौन है? शुक्र है। तो ये डाउट और ये ग्रीन हाउस, ठीक है, और ग्लोबल वार्मिंग, इन चीजों को हम आगे क्लियर करेंगे। आप जुड़े रहिए, 2 मिनट का वेट कीजिए, मैं इन्हें क्लियर करता हूं। एक एग्जाम्पल के थ्रू समझिएगा। जैसे देखो, ये क्या है? ये सन है। ये क्या समझना? ये क्या है? सन है। ये क्या हो गया? सन। और ये हो गया आपका घर, बंगला, आशियाना, कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, दिन का टाइम है। किसका टाइम है? दिन का टाइम है। तो दिन के टाइम क्या होगा? सोलर रेडिएशन आएगा। ये सार कह सकते हैं सोलर रेडिएशन, मतलब सूर्य से प्रकाश आएगा और जो ये छत है ये क्या करेगा दिन के टाइम में कि जो सोलर रेडिएशन है उसे अब्जॉर्ब करेगा। क्या करेगा? अब्जॉर्ब करेगा सोलर रेडिएशन। तो दिन के टाइम क्या होगा? डे टाइम। अगर ये टेम्परेचर को अब्जॉर्ब कर रहा है तो इसका टेम्परेचर कैसा होगा? टेम्परेचर हाई। ठीक है, टेम्परेचर हाई होगा। अच्छा, जैसे अगर आपको दिन में बात गर्मी के महीनों में, जून, मई जून का महीना है, सूर्य से क्या है? सूर्य का प्रकाश आ रहा है, सोलर रेडिएशन आ रहा है, छत का टेम्परेचर बहुत ज्यादा है। अगर आपको बात करनी है तो आप छत पे जाएंगे, कहेंगे अरे यहाँ तो बहुत गर्मी है, मुझे नीचे जाना होगा, फिर नीचे आ जाएंगे। तो देखो ये क्यों हुआ? आप नीचे क्यों आ गए? क्योंकि क्या है, ये जो आपकी छत है वो ऑब्जर्व कर रही है सोलर रेडिएशन को। और दिन के टाइम में टेम्परेचर कैसा है? बहुत ही ज्यादा हाई है। बट इन नाइट टाइम, लेकिन रात के समय में जो टेम्परेचर है वो क्या होगा? कम होगा। क्यों कम होगा? क्योंकि देखो दिन के टाइम, अब आप ये कहेंगे कि सूर्य चला गया, सूर्य तो चला गया ना, लेकिन इसने टेम्परेचर तो ऑब्जॉर्ब किया था पहले भी। सन तो चला जाता है, ये क्या करती है? रात के टाइम में टेम्परेचर रिलीज करती है। क्या करेगी? टेम्परेचर को रिलीज करेगी। और जो टेम्परेचर रिलीज करने की प्रक्रिया उसे हम लोग क्या कहेंगे? टेरेस्ट्रियल
रेडिएशन कहेंगे, क्या कहेंगे, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन कहेंगे, ठीक है, या पार्थिव विकिरण कहेंगे, ठीक है, या पार्थिव विकिरण कहेंगे। अब देखो जब इसका टेम्परेचर निकल करके बाहर जाएगा तो जाहिर सी बात है नाइट के टाइम में स्थिति कैसी रहेगी, नॉर्मल रहेगी। कैसी रहेगी स्थिति, नॉर्मल रहेगी। ठीक, अब समझना ध्यान से कि अगर हम यहाँ पर एक लेयर, एक चादर डाल देते हैं ऊपर, क्या करते हैं, एक चादर डाल देते हैं, तो जब हम चादर, ऐसी चादर डाल देते हैं कि जो सोलर रेडिएशन को तो आने दे, मतलब जो सूर्य से प्रकाश आ रहा है उसे आने दे, लेकिन जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन है, जो पार्थिव विकिरण है, वो ना होने दे। तो इससे क्या होगा कि जो पृथ्वी का टेम्परेचर है वो क्या होगा, बढ़ता जाएगा। मतलब वातावरण का टेम्परेचर क्या होगा, और भी बढ़ता जाएगा। इससे क्या होगा, पृथ्वी का जो टेम्परेचर है वो क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। अब अगर पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ रहा है तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे, जो टेम्परेचर बढ़ने की प्रक्रिया है, अगर ये घर का टेम्परेचर बढ़ेगा तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे, ग्लोबल वार्मिंग। क्या कहेंगे, ग्लोबल वार्मिंग। क्या कहेंगे, ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। और ये जो परत है, ये जो चादर है, इसे हम लोग क्या कहेंगे, ग्रीन हाउस। ये क्या हो गई, ग्रीन हाउस गैसेस हो गई। क्या हो गई, ग्रीन हाउस गैसेस हो गई। इन्हीं गैसेस को हम लोग क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं। अब इसी चीज को हम लोग पृथ्वी के माध्यम से समझेंगे, पृथ्वी और सूर्य के माध्यम से समझेंगे इन चीजों को। सेम चीजें, बस थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर घर की जगह पूरी पृथ्वी को देखने का प्रयास करेंगे साथ में, और चीजों को समझेंगे, ठीक है। आगे हम लोग इन्हीं चीजों को ध्यान से समझेंगे। ये क्या है, ये रहा हमारा सूर्य। ये क्या है, हमारा सूर्य है। ये क्या है, हमारा सूर्य। और ये रही हमारी पृथ्वी, ठीक है। और ये क्या है, इसे हम क्या कहेंगे, ये क्या होगा, सोलर रेडिएशन। ये क्या है, सोलर रेडिएशन। अब इसमें क्या होता है, जो सूर्य से प्रकाश है वो पृथ्वी पर आ रहा है, ठीक है, वो क्या है, पृथ्वी पर आ रहा है। तो डे के टाइम में क्या होगा, टेम्परेचर हाई। टेम्परेचर कैसा होगा, बहुत ज्यादा होगा। नाइट टाइम में नॉर्मल। अच्छा, आप ध्यान से समझना, ये टेम्परेचर पृथ्वी पर आ रहा है, पृथ्वी टेम्परेचर को ऑब्जर्व कर रही है, लेकिन जब रात का समय होता है तो ये क्या करती है, तापमान को रिलीज करती है, एनर्जी को रिलीज करती है। क्या करती है, एनर्जी को रिलीज करती है। अच्छा, अब ये जो गैसेस हैं, जैसे CO2 हो गया, ठीक, SO2 हो गया, मेथेन हो गया, ठीक, और वाटर वेपर, इन्हें हम लोग ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं। ये क्या है, ये ग्रीन हाउस गैसेस हैं। तो ये गैसेस मिल करके एक लेयर का निर्माण करती हैं। किसका निर्माण करती हैं, एक लेयर का। और ये लेयर जो सोलर रेडिएशन है उसे तो आने देती है, लेकिन जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन है इसे हम लोग क्या कहेंगे, ये क्या होगा, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। अब ये चीजें, ये जो लेयर से ये करते क्या है, इन्होंने सूर्य से जो रेडिएशन आ रहा है, जो सोलर रेडिएशन है उसे आने दिया, लेकिन टेरेस्ट्रियल रेडिएशन को क्या किया, डिक्रीज कर दिया, इसे कम होने दिया। तो इससे क्या हुआ, जो पृथ्वी का तापमान है वो क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। और ये प्रोसेस क्या कहलाएगा, ग्लोबल वार्मिंग। क्या कहलाएगा, ग्लोबल वार्मिंग कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ग्लोबल वार्मिंग। अब आपके समझ में ये आ गया, ठीक है। ये जो है इसे क्या कहेंगे, इसे ग्रीन हाउस गैस कहेंगे। क्या कहेंगे, ग्रीन हाउस गैस। ये क्या होंगी, ग्रीन हाउस गैसेस होंगी। ये क्या है, ग्रीन हाउस गैस, ठीक है। आगे अब हम लोग देखेंगे कि जो बुध है वो कम गर्म क्यों है, और जो शुक्र है वो सबसे ज्यादा गर्म ग्रह क्यों है। आप सभी को पता होगा कि बुध पर वायुमंडल ही नहीं है। बुध पर क्या है, बुध पर कोई भी वायुमंडल नहीं पाया जाता है। बुध पर क्या है, बुध एटमॉस्फेयर नहीं है, नहीं है। अब अगर वायुमंडल नहीं होगा तो जाहिर सी बात है
जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन है वो भी बहुत अधिक होगा, ठीक है, और जो सोलर रेडिएशन है वो भी बहुत अधिक होगा। अब अगर देखो तो अब देखो अगर टेरेस्ट्रियल रेडिएशन अधिक है तो क्या होगा, बर्फ भी रहेगी रात के टाइम, रात के टाइम क्या रहेगी, बर्फ। और अगर सोलर रेडिएशन बहुत है तो डे के टाइम क्या रहेगा, बहुत गर्मी, क्या रहेगी, बहुत गर्मी। तो यहाँ पर देखो ग्लोबल वार्मिंग की स्थिति उत्पन्न नहीं होती है, और जो एवरेज देखते हैं वो बुध ग्रह का ज्यादा नहीं है, मतलब ये बहुत ज्यादा गर्म नहीं है। इसी के साथ हम लोग यहाँ अगर हम शुक्र को देखते हैं, किसको देखते हैं, शुक्र को देखते हैं, तो शुक्र के साथ क्या है, अब देखो इस पर लगभग 85% क्या पाई जाती है, CO2 पाई जाती है, क्या पाई जाती है, CO2 85% पाई जाती है। और ग्रीन हाउस की एक मोटी परत पाई जाती है, क्या पाई जाती है, ग्रीन हाउस की मोटी परत पाई जाती है, ठीक है। अब अगर ग्रीन हाउस की मोटी परत पाई जाएगी तो क्या होगा, ठीक है, तो क्या होगा, जो सोलर रेडिएशन है ये ज्यादा होगा, ठीक है, और जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन है ये क्या होगा, कम होगा। और इससे होगा क्या, इसका जो टेम्परेचर है यहाँ पर भी ग्लोबल वार्मिंग की स्थिति उत्पन्न होगी, किसकी स्थिति, ग्लोबल वार्मिंग की स्थिति, ठीक है, किसकी स्थिति उत्पन्न होगी, ग्लोबल वार्मिंग की। और इसका क्या होगा, जो टेम्परेचर है बढ़ता चला जाएगा, टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। और इसीलिए हम लोग क्या कहेंगे कि शुक्र जो है वो सबसे ज्यादा गर्म ग्रह है। तो इतनी चीजें आज हमारी क्लियर हुई, आगे की चीजों को हम लोग अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग एटमॉस्फेयर की सारी लेयर्स के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।